Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारे से चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग फिर से पूर्व कक्षाओं की भांति अपने उस फिजिक्स के बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स वाले पेपर को बहुत ही आसान ढंग से आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वे सभी लोग जिन लोगों ने इसके पहले की वीडियोस मैथमेटिकल फिजिक्स की नहीं देखी, वे सभी लोग इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वह नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किस प्रकार से बदला है। इन सब चीजों के बारे में आपको वीडियो नंबर 1 में भली भांति बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कौन कौन से पेपर्स अब आपको पढ़ने हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स जैसे पेपर को स्टार्टिंग की थी, और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले 4 महत्वपूर्ण यूनिट्स में से यूनिट नंबर 1 वेक्टर अलजेब्रा के 2 लेक्चर हो चुके थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पेपर को पढ़ रहे थे। वेक्टर अलजेब्रा में हमने स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके साथ साथ उन वेक्टर्स का 2D कंपोनेंट क्या होता है, 3D कंपोनेंट क्या होता है, उसको भी समझा है। आज का जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा, वह होगा पोजीशन वेक्टर। आज का पहला टॉपिक होगा पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए, पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करते हैं और यह मान लेते हैं कि यह कोई 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये रहा ओ। ओ फॉर होता है ओरिजिन। ओ फॉर क्या होता है? ओरिजिन होता है। हम लोग अपने से किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत यदि कोई पॉइंट P लिया जाए, क्या लिया जाए? P लिया जाए। मान लो यह कोई पॉइंट P है। अब जब इस पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होगा तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कहते हैं कि P की पोजीशन x, y, z है। मतलब x एक्सिस से x दूरी पर, y एक्सिस से y दूरी पर और z एक्सिस से z दूरी पर है। तो अब इस P पॉइंट को यदि हम इस ओरिजिन से कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच करके मिला दें, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक मिलाने वाली जो रेखा है, जब हम उसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी लाइन को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ये R है, वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो कह देंगे वेक्टर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर R हो जाएगा। क्लियर? तो डिफिनेशन आप क्या बना सकते हैं कि इफ वी टेक अ पॉइंट P इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z, then the line joining from O to that point P is known as position vector. Is known as position vector. देखिए, if take a point P having 3 dimensional coordinate
xyz, then the line joining that point with origin is called पोजीशन वेक्टर। इसी लाइन को, जिस लाइन के द्वारा हम उस मूल बिंदु को, ओरिजिन को दिए गए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैच कराते हैं, उसी लाइन और उसी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहां पे इस पॉइंट को ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को भली भांति बताया जाता है, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, यहां पे ओरिजिन है तो अच्छी बात है। यदि ओरिजिन ना होती, किसी दूसरा पॉइंट हो जाता, तो इसी पॉइंट को हम लोग रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफरेंस पॉइंट भी इसे कहते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंट किससे किए? ओ आर से। यदि यह वेक्टर ओ से पी तक है, तो वेक्टर ओपी इक्वल टू हो जाता है वेक्टर आर। क्या हो जाता है? वेक्टर ओपी इक्वल टू हो जाता है वेक्टर आर। अब वेक्टर आर को यदि आप इन द कंपोनेंट फॉर्म, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मतलब आर जो पोजीशन वेक्टर है, वह एक्स वाई जेड के सापेक्ष में एकांक सदिश के रूप में जब आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूला हो जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? यदि आप इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालें, जिसे हम नॉर्मल आर से भी नोट करते हैं, साथ ही साथ हम इसे मैग्नीट्यूड को मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। यदि आपसे यह पूछा जाए कि इस पोजीशन वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालो, तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। किसी वेक्टर, किसी सिंबल के ऊपर यदि कैप बना दिया जाए, कैरेट बना दिया जाए, हेड बना दिया जाए, तो उसे ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ आर, दैट इज, ये लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ आर। मॉड मत लगाइए, क्योंकि अभी हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर। वेक्टर आर का मतलब एक्स आई वाई जे जेड के, और अंडर रूट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये जो आपका फार्मूला होगा, ये बनेगा यूनिट वेक्टर ऑफ आर के रूप में। तो ये रहा पहला टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। आई थिंक समझ में आया होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जिस लाइन, जिस वेक्टर, जिस रेखा के द्वारा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, उसी वेक्टर को, उसी लाइन को पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, आपने पोजीशन वेक्टर को भली भांति समझ लिया है। अब हम लोग उसके सेकेंड पार्ट अर्थात टॉपिक नंबर 2 पर आएंगे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ध्यान से आप इसे समझेंगे। नंबर 2 पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को यदि वीडियो का मैटर समझ में आ रहा है, तो आप लोग बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ पॉजिटिव कमेंट आप सभी करते रहें। आपको समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करें, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो हमको थोड़ा सा खुशी होती है और हम उस वीडियो या आने वाली वीडियो में थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन में चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। सबसे बेसिक बात आप पहले लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, 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 डिफाइ
द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझेंगे कि पोजीशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अर्थात विस्थापन हो रहा है। लेकिन हमें वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है, तो फिर से यहां देखेंगे। मान लेते हैं यह कोई 3 डायमेंशनल फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। अब देखिए, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि कोई पार्टिकल इस P1 पॉइंट पर है। यदि P1 पॉइंट पर है तो अभी आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जेड पर रखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और z1। If an object is at point P1 ब्रैकेट में x1, y1, z1 at टाइम t1, वह पार्टिकल t1 समय पर P1 पोजीशन पर है, तो आप बताइए कि पोजीशन वेक्टर को जिसे हम r से लिखते थे कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा और इसका नाम हो जाएगा r1। होगा कि नहीं होगा? देन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r1। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल इज डिस्प्लेस एट पॉइंट P2। अब देखिए, कुछ समय बाद यही पार्टिकल कहां आ गया? P2 को पॉइंट पर आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 हैं। x2, y2 और z2 हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा? r2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, r2 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर के आया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट चल के यहां से यहां आया है, तो मान लेंगे यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? ऐसा है। इफ इट डिस्प्लेस यस, डिस्प्लेस कितना? एस। तो अब देखिए, हम ये एक प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। और लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि इफ कोई वेक्टर ए है तो ए से बी प्लस बी से सी, तो उसका रिजल्टेंट ए से सी काम करता है। इसका मतलब यदि कोई वेक्टर यहां से ओ से P1 और P1 से डायरेक्शन देखेंगे P2, तो रिजल्टेंट क्या काम करेगा? O से P2 काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा? यूजिंग ट्रायंगल लॉ क्या होगा? देखिए, R1 प्लस S इक्वल टू R2। यदि इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, यहां से देखिए S की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितना आएगा? R2 माइनस में R1। समीकरण 1 या इक्वेशन 1 बनाकर आप इसे छोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कितना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला S बराबर R2 माइनस R1। लेकिन यदि आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने के लिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसमें बता दें कि किस प्रकार से हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग यहां देखेंगे कि किस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, S R2 और R1 की वैल्यू, तो R1 बराबर x1i प्लस x2j प्लस x1i प्लस y1j प्लस z1k, और R2 इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। इस वैल्यू को ले चल के हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, S इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i y1j और z1k। देखिए, x2i y2j z2k माइनस होगा तो x1i माइनस प्लस माइनस y1j माइनस z1k। अब देखिए, यहां से हम लोग i वालों को एक साथ रखेंगे, j वालों को एक साथ रखेंगे, k वालों को एक साथ रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहां से और यहां में यदि आप i को बाहर निकालें तो आएगा x2 माइनस x1 i
प्लस यहां से ये वाला और ये वाला लेंगे तो y2 माइनस y1 j प्लस अब बचा कौन, ये और ये, तो z2 माइनस z1 k। यही जो फार्मूला है यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक भी समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए कितना बेसिक तरीके से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैथमेटिकल फिजिक्स को लगातार पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम लोगों ने क्या सीखा, पोजीशन वेक्टर साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सीखने का प्रयास किया। आप सभी लोग वीडियो को देखें, वीडियो में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वे सभी लोग भी इस पेपर को पढ़ सकें जो ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से कॉलेज या क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक का आप अच्छी नोट्स बनाएंगे। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत महत्वपूर्ण होगा, हम लोग इसके अगले लेक्चर में एडिशन ऑफ फैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, नेक्स्ट तब जाकर के वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।